हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आपके सीयूटी एग्जाम्स को मायने में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये पूरे लेक्चर्स सीयूटी पर्पस के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी में भी बहुत आसान लेवल नहीं, लेकिन बहुत टफ भी नहीं होता। क्लास 12 के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि उसने 2-3 साल तैयारी नहीं की है, 12th के बाद एग्जाम देना है, इंटर एग्जाम देना है। तो इंडियन पॉलिट की बात की जाए तो बेसिक्स पूछे जाते हैं। आज जो पढ़ने वाले, आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि पॉलिटी में आज हम फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं। अब ये सोच रहे होंगे सर, सीधे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स से मोस्टली आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या जानना है, फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज सारे आर्टिकल्स तो नहीं, लेकिन हाँ, जितने भी हमको लगते हैं कवर हो पाएंगे इस लेक्चर में, वो हम करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पेन रखनी है, कॉपी रखनी है, और मेरे साथ बने रहना है। बीच में तो थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे, थोड़ी अच्छी चीजें भी जानेंगे, थोड़ी काफी कुछ इंटरेस्टिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बने रहिएगा, और क्वालिटी के लेक्चर्स में आपको ऐसी क्वालिटेटिव लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, काफी कुछ करने वाले सीयूटी की प्रिपरेशन को एकदम जड़ से तैयारी करके चलेंगे, और एक भी सवाल ना छूटे इसकी पूरी कोशिश करूंगा मैं अपने लेक्चर्स के। और आप भी मेरे साथ साथ दीजिए। कोई भी चीज इतनी आसानी से मिलती नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे पता है कि आप में वो जुनून है, आप मेहनत कर सकते हैं। जैसे मेरे में जुनून है आपको पढ़ाने का, आप में भी जुनून है पढ़ने का। तो लेट्स रेडी टू फाइट। इट्स नॉट अ रियल फाइट, इट्स फाइट फ्रॉम द माइंड। तो स्टार्ट करें, चलिए। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप बेसिकली कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार भी कहते हैं। कहते हैं सर कि ये ना बाय बर्थ मिलता है। सोचो ना यार, बाय बर्थ जो चीजें मिल जाए उसकी तो बात ही अलग है। बाय बर्थ हमारे पास दिमाग होता है, सब कुछ होता है, इसी के साथ सरकार हमें देती है, हमारा देश देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। भाई किसी को डाउट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो भाई जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रेगुलेशन है, जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी बोला है। उसकी अहमियत आज आप इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू समझेंगे। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हमारी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इसके लिए हमें उसके सामने सर झुकाना चाहिए। आप सोचते हैं क्यों सर झुकाना चाहिए? पढ़ते पढ़ते आप उससे सहमत होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सर क्यों झुकाना चाहिए। ये अपने आप में किताब नहीं, ग्रंथ है। समझते हैं क्या? Fundamental rights have paramount importance in the Constitution, as it is declared that all laws consist with the fundamental rights shall be void। भाई दुनिया में गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना ले, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। कोई भी लॉ बनता है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कंट्री के जो सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिया है, तो इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर दी, तो यहाँ तो गलत नहीं हो रहा। इन सारी चीजों को पहले मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है? State shall not make any law which take away or breach the rights conferred पार्ट 3। तो सवाल यह है कि फंडामेंटल राइट्स वैसे तो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। हमने कहां से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। ये सवाल आता है कि कहां से अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सवाल ये आता है कि मौलिक अधिकार कहां से अडॉप्ट किए गए हैं, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? तो हमेशा आते हैं पार्ट 3, भाग 3 में इनके बारे में बताया गया है। भाग 3 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि फंडामेंटल राइट्स होंगे। अच्छा सर, फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमें बचपन से मिलते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं ये ना। दीज राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज टू रीजन, दो रीजन है फंडामेंटल होने के। पहला, दीज आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी देम, एंड द सेकंड, दीज आर जस्टिफाइएबल। मतलब कि इसमें कोई वॉयलेशन है तो इसका जस्टिस मिलेगा। और अगर किसी चीज का जस्टिस मिल रहा है तो क्या बात है। कितनी चीजों पे हमें जस्टिस नहीं मिलता, ऐसे बोलते हैं अरे चलो हो गया। नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। आप कोर्ट में जा सकते हो, बहुत बड़ी बात है। आज आपको नॉर्मल लग रही है, किसी दिन ऐसी सिचुएशन आएगी ना, आप लेके खड़े होगे और आपको न्याय मिलेगा, और आप कहोगे कि हाँ, अच्छी चीज पढ़ी थी सर ने, अच्छी चीज पढ़ाई थी। एक इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है, ग्रुप कोर्ट में आसान नहीं होती लड़ाई, लेकिन लड़ो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। तो पढ़िए, जानिए, समझिए। केवल एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में भी बहुत जरूरी चीज है।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके मामले में, देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड क्यों हैं? भाई सबको पता है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब लोग कहते हैं पब्लिक का राज, लेकिन आपको पता ही होगा आजकल की डेमोक्रेसी में जो नेता लोग हैं हमारे, वो किसी की भी राइट्स खा जाए अपने फायदे के लिए। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि ये जो नेता लोग होता है ना, ये बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं, अपने फायदे के लिए ना देश निकल जाए, आम पब्लिक को निकल जाए। तो उन्होंने बोला यार पब्लिक को सेफ रखना है, तो सोचिए ना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का कितना अच्छा दिमाग था कि आज के 70 साल पहले जो चीजें लिख दी उससे भी आज पब्लिक सेफ है। नहीं तो ये नेता हमें बेच खा जाते हैं, देश बेच जाए इंसानों की क्या बात है, लिखते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या प्रोपोगंडा ये फैलाते हैं। फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो हमें बचा के रखते हैं। तो लिखा है द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, to create condition in which every human being develop his or her personality fullest extent to the possible। फंडामेंटल राइट किसी एक इंसान की, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है, जो रिस्पेक्ट होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अपनी राइट्स को फुलेस्ट एक्सटेंट जितना पॉसिबल हो वो उतना ज्यादा ग्रो कर सके। These rights create positive condition for the civilized social economy and political life। भाई ये राइट्स ही हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। आप अपने हक के लिए लड़ जाते हो, कैसे कैसे बोल दिए भाई, हमको फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कानून पता है सामने वाले को हड़का दिया, माने या ना माने, लेकिन उस टाइम अपनी बात रखने के लिए आप काबिल होते हैं। नॉर्मल इंसान होगा जिसको नहीं पता रहेगा चुपचाप खड़ा रहेगा, अच्छा अच्छा साहब, अच्छा साहब, अरे अच्छा साहब का, साहब का, अच्छा जो है वो है, हमको पता है, आप गलत नहीं कर सकते हमारे साथ। सीधी बात है, ये सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को पॉजिटिव बनाता है। ये ना रहे, निगेटिविटी की कमी थोड़ी, आपके आसपास 10 नेगेटिव लोग बैठते हैं, 2 पॉजिटिव बैठते हैं, ये वही पॉजिटिव ये भी लाता है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 में हम पढ़ते हैं। हालांकि मैक्सिमम आर्टिकल 14 से 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी एग्जाम्स के लिए, लेकिन मैं फिर भी 12 और 13 आपको बताऊंगा। बस आप जान लीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी रह जाएगी, सर 12 और 13 तो हमने बताया ही नहीं, तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, तो भाई जान लीजिए, क्यूरियोसिटी है तो जानना जरूरी है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में मतलब डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई है कि एक स्टेट क्या होता है, एक कंट्री क्या होगी। तो भाई स्टेट में क्या क्या आते हैं, जब भी वर्ड स्टेट यूज किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट, यूपी, बिहार, साउथ इंडिया में कर्नाटका, केरला, ऐसा नहीं बाबू। जब भी आप इसकी बात करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट जो इंडियन पार्लियामेंट में है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट है वो, ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल द अदर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है, इन सभी को स्टेट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट टाइम स्टेट को लेकर कंफ्यूज मत ये होगा कि स्टेट का मतलब कंट्री है कि क्या है। स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट लोकल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, सब कुछ स्टेट के टर्म में आता है। तो डेफिनेशन दी गई है, इसलिए आर्टिकल 12 को लोग स्किप करते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेशन के बारे में बात की है, लेकिन आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए, ये जो लिखा है इसको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आर्टिकल 13 क्या। देखिए भाई 1950 में हमारा संविधान बना, 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक हो गए। क्या हो गया, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक हो गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। तो सवाल ये था, क्या सर 26 नवंबर 1950 रिपब्लिक से पहले लॉ नहीं थे? भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन 1950 से पहले भी कई सारे लॉ थे, और 1950 के बाद भी बहुत सारे लॉ बने, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या थे, पर्सनल लॉ भाई जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स के लिए, हिंदू धर्म के लिए अलग लॉज हैं, मुस्लिम धर्म के लिए अलग लॉज हैं। ठीक है, तो इन्हें पर्सनल लॉ की कैटेगरी में रखा गया। इसी के अलावा भाई जो आईपीसी आप पढ़ते हैं, इंडियन पुलिस का जो आता है, आईपीसी की धाराएं लगती हैं, वो आज से थोड़ी थी, वो 1700-1800 से बना रहे हैं भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रूल बनते ही जा रहे हैं, और वैसे कई सारे कानूनों को हूबहू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाई 26 जनवरी 1950 पहले और बाद में बनने वाला कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई भी वो कानून नहीं मान्य होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ऐसा कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। समझ में आई बात?
तो पहले जितने कानून है वैलिड तो होंगे, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फंडामेंटल राइट्स। और फ्यूचर में भी आप कोई भी लॉ बनाएंगे, आपको ये याद रखना इसको वायलेट नहीं करेंगे। तो समझ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कितने अच्छे से दिमाग लगाया, क्योंकि पता था कि नेता है बाद में ऐसा कुछ बनाएंगे, मारेंगे, बदल देंगे पूरा स्ट्रक्चर ही। तो क्या है, नहीं तुम बाद में बनाओ या पहले का कोई लॉ हो। जैसे मैं बताता हूँ, पहले के लॉ में भाई हम कहते हैं सती प्रथा था, ये बहुत ही गलत प्रथा थी। चाइल्ड मैरिज था, ये भी बहुत गलत प्रथा थी। वो जो मैं कह रहा हूँ ट्रिपल तलाक में एक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन ट्रिपल तलाक में एक तरह का तलाक इनवैलिड किया गया, उसमें भी कई सारे होते हैं, उसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या था, अब जैसे ये दोनों हो गए हिंदू कोड से, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा हो गया वो किससे हो गया, वो हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉ से। तो जो कहीं पे भी इन ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी लॉ आपके पर्सनल बात नहीं करते, उसको प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को, भले वो लॉ पुराने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड करेंगे। तो ये आर्टिकल 13 इसी के बारे में बात, सोच में आ गई। लॉ पहले बना हो या लॉ बाद में बनेगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी पहले देंगे। आर्टिकल 13 इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं ना। रोकने का क्या मतलब है? रोकने थोड़ी आए, कोई रोक भी नहीं सकता हमारे सिलेक्शन को, क्योंकि सिलेक्शन तो हम सीयूटी में लेके रहेंगे और स्कोर करके रहेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, क्वेश्चन एक सबसे पहला आता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, तो 6, कुछ लोग 7 बोलते हैं क्योंकि राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक सेक्शन की तरह ऐड किया गया, उसको हम पढ़ेंगे। तो कभी भी आंसर 7 मत कीजिएगा, हाँ सी रखिए। करंट में कितने 6 फंडामेंटल राइट्स है, माइंड में बैठा लीजिए। देखिए, तो जैसे मैंने बोला 12 और 13 एडिशनल है, उसको कई लोग कई बार पढ़ाते नहीं, स्किप कर देते हैं, लेकिन जान लीजिए क्या होता है, क्या जाता है, क्यूरियोसिटी। कहते हैं ना कि भाई 12 13 क्या था, 12 13 वही था। समझ में आ गई बात? चलिए, ये होती है राइट टू इक्वलिटी, मतलब आर्टिकल 14 टू 18 किसके बारे में है? राइट टू इक्वलिटी। कितने टाइप की इक्वलिटी होती है बात करेंगे। दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन। आज सारे तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट यहाँ का काम बन जाए। एक दिन में सारा पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन जितना पढ़ पाए वो जरूरी है, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करके थॉरो करके अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में आए ना, तो हमें अंडरस्टैंड, रट्टा मारना अलग चीज होती है और एक समझना अलग चीज होती है कि अच्छा इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये मतलब इतनी आसान नहीं है ये अपने, लेकिन सीयूटी एग्जाम्स के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को नॉर्मल वे में समझा जाए, जितना भी इजी होता है उसको उतना इजी रखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आएगी। आपसे आर्टिकल से डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ये आर्टिकल का मतलब क्या है, इस किस में ये किस आर्टिकल में आता है, उस पर्पज से पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? उसी पर्पज से पढ़ना है। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है कि हर चीज को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के। तो 12 13 हम पढ़ चुके हैं, हम 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा उतनी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं आसान। कैसे लिखा है? आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो आप कहेंगे कानून के समान, कानून के समान के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। कि भाई आपने देखा होगा कि वो ना ऐसे पुतला लेके खड़े होते हैं व्हाइट कलर की, ऐसे ऐसे तराजू रहता है, हाथ में तलवार रहता है और आंख में पट्टी रहता है। कानून कहता है कि तुम भाई क्या हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऑफिसर हो या नॉर्मल इंसान हो, हमको नहीं पता तुम कौन, हमको दिख ही नहीं रहा है, अंधे के लिए दुनिया बराबर। तो गलत किए तो इसे तलवार से खत से काट देंगे। ठीक है ऐसा होता है। तो कानून के समक्ष समानता की बात यहाँ पर की जाती है। तो बस वही है, आर्टिकल 14 आपसे कहता है स्टेट, अभी मैंने आपको स्टेट की परिभाषा बताई ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, सब स्टेट में आते हैं गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विद इन द टेरिटरी। कंट्री के अंदर एक ही लॉ सब पे लागू होगा, कुछ केस में वो होता है क्यों, उसके बारे में बात। आर्टिकल 15 भाई कहते हैं कि धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रेस का मतलब उसके रंग के नाम पे, कास्ट का मतलब आपको पता है, यह जाति व्यवस्था,
उसके नाम, और सेक्स का मतलब हो गया कि उसके जेंडर के नाम पे आप कह सकते हैं कि भाई वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। इस चीज के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि क्या है। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कि भाई मान लो कोई साउथ में पैदा हुआ, कोई नॉर्थ में पैदा हुआ, तो आप नॉर्थ वाले साउथ वालों को बोले अरे तो साउथ इंडियन है, हाँ इडली डोसा खाता रहता है, कहाँ इधर आ गया। नॉर्थ वालों को साउथ वाले बोले है रोटी चावल वाला, कहाँ इधर आ गया, बात इधर नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं कह सकते। इसी के अलावा धर्म, रंग और जाति वाले की बात की जाए कि भाई तुम्हारा रंग फेयर है नहीं बैठेंगे, तुम सांवले हो नहीं बैठेंगे, ऐसा कहना भी गलत है। आप इसके बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन कह दो होता तो है सर, होता है छोटे लेवल पे। आप घर में अपने भाई को ही कह देते हैं अरे तू तो काला दिखता है, अरे तू तो बड़ा चिकना दिखता है, इतने छोटी छोटी बातों पे नहीं। लेकिन जहां आपकी डिग्निटी को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, छोड़ना नहीं, पीछे पड़ जाने का, ठीक है। आर्टिकल 50 also prohibit discrimination by the state and citizen with the regards to access of shop। हाँ भाई देखिए, जो शॉपिंग मॉल्स है, रोड्स है, ओके होटल्स है, पब्लिक जगह है, यहाँ पे आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 15 इसकी भी बात करता है कि आप इन सब के बिहाफ पे भाई किसी को कहीं एंट्री देने से रोक नहीं सकते। इसलिए शॉपिंग मॉल वगैरह में जाना फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। तो पब्लिक जगह है, पब्लिक जगह पे आपको रुका नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 15 से आपको ये इजाजत मिलती है। आज आपको समझ में आ गई बात। जाते ना, चलो मॉल घूम के आते, लेना कुछ नहीं है, लेकिन एसी की हवा लेंगे, जाएंगे, दो चार शोरूम देखेंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑन दिस राइट्स आर, क्या है लिमिटेशन है। रिकॉग्निशन नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, इट ऑफर्स स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। भाई वुमेन और चिल्ड्रंस के केस में देखिए सब पे एक लॉ, जो 5 साल के बच्चे पे लगाया गया 20 साल के बच्चे पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। तो इसीलिए सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सरकार कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन और चिल्ड्रन के केस में उनको थोड़ी स्पेशल प्रोटेक्शन। आज आज तक आपने सुना नहीं होगा कि किसी फीमेल को फांसी दी गई है इंडिया में, नहीं। कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं ताकि समाज बैलेंस रहे। ऐसा मतलब ये नहीं कि उसको फेवर करते हैं, समाज में बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ी डिटेल है स्टडी। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास को, जैसे एजुकेशन बैकवर्ड क्लास है उसमें रिजर्वेशन, क्योंकि आप तुरंत बोलेंगे सर अरे सर इक्वालिटी कहाँ है, रिजर्वेशन है। तो ये सब एक्सेप्शन है, ये लिमिटेशन है। ये मत सोचिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पागल है, पता है भाई उनको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक क्लॉज जोड़ दिया कि भाई ये सब उसके दायरे में नहीं आते हैं, ये सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपके क्योंकि इस पे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं तुरंत, और मैं समझता हूँ आपकी, आपको इससे कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो आम बात है। चलिए आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, वही चीज है जो मैंने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे सिटीजन को। अब आप वही बोलेंगे कि सर आरक्षण आता है कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसको अलग क्लॉज में मेंशन कर दिया गया। तो उसी चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। नो सिटीजन शैल बी ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन। भाई किसी को केवल रिलीजन के नाम पे, रेस या कास्ट के नाम पे ना, या रेसिडेंस के नाम पे आप एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हालांकि कहने की बात है, होता अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कहीं गलत पाएगा तो केस होगा। सबसे बड़ी होता हर जगह है, लेकिन अगर आप इसको कानूनी रूप से लेके गए ना तो आपको न्याय मिलेगा। ना उसका लिखा तो आप न्याय ले सकते हैं, कई लोगों ने न्याय लिया है, लिखा ही नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, सवाल ये, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया भाई इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी स्टेट को रिजर्वेशन का प्रोविजन करने से रोक नहीं सकता। समझ में आ रही है, नहीं तो आप यही लड़ जाते हैं सर इसी की तो महामारी है, ठीक है। इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन विच इज इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वली। तो भाई अगर स्टेट को लगता है कि कोई बैकवर्ड क्लास का है जो उतना एडिक्वेट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको रिसोर्सेज को रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे सकती है। तो रिजर्वेशन पे आप बार बार सवाल ना उठाया करें इन आर्टिकल्स को पढ़ के, ये सब एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़े गए हैं। तो क्योंकि आपको नहीं पता था ना, तो आपके मन में बड़े सवाल आते हैं, मुझे पता है पेट में चूहे कूदने लगते हैं, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्लासों में बच्चे पूछते हैं। तो ये समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। अब इसको भी पूछेंगे ऐसा क्यों, तो भाई सरकार डिसाइड करेगी, बड़े बड़े लॉ बनाने वाले डिसाइड करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं। आर्टिकल 17 के बारे में बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जी हाँ, पहले जाति के नाम पे गांव में आज भी अनटचेबिलिटी देखी जाती है। जैसे कि
मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट हो गए, SC ST में आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, मैंने देखा है, मैंने बचपन में देखा है कि जब आते थे जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम पांडे, ब्राह्मण हुआ, तो गांव पे जब आते थे ना, तो जो मजदूर लोग होते थे वो बाबा के सामने ना ऐसे नीचे बैठते और ऐसे ऐसे बैठते थे, कभी ऊपर नहीं बैठते और दूर बैठते थे, ठीक है। तो ये था, छुआछूत का था कि अरे जिस बर्तन में छू दिया हमें खाना नहीं, उनके साथ मतलब ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया जाता था, और बताया जाता था कि शेड्यूल कास्ट के हैं, नहीं मिलना है। तो समझ में उस टाइम नहीं आता था, धीरे धीरे बड़े हुए समझ में आना लगा, समझ में आने लगा, फिर लगा कि ये गलत है, तो सीधे एडवांस हो गई है। हालांकि अब ये प्रैक्टिस लगभग में मेरे गांव में 6% देखने को मिलती है, अदरवाइज खत्म, खत्म है, काफी ज्यादा खत्म हो गई, क्योंकि उन लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई करके जाना ना कि इनके राइट्स क्या है, पहले तो लोग नहीं जानते थे, तो वो एक सिस्टम था, अब वो सिस्टम लिबरो में खत्म हो गया। इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा फायदा मिला है SC ST कम्युनिटी को। ओके, तो भाई किसी भी डिसेबिलिटी के अराइजिंग में अनटचबिलिटी को ऑफेंस माना जाएगा और ये पनिशेबल है, याद रखिएगा कहीं पे भी इसका। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। भाई अगर आपको मिलिट्री से कोई टाइटल मिला है, या भाई एकेडमिक्स में कोई टाइटल मिला, जैसे आप डॉक्टर बन गए, तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, प्रोफेसर है, चलिए कोई बात नहीं। मिलिट्री से आप कर्नल वगैरह है तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कोई टाइटल अपने हिसाब से लगाना हो, अपने नाम के सामने लिखने चाहते हैं राजाधिराज महाराज शिवम पांडे, रा 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 रा, बोल के भी मत लिखिएगा, नाम शिवम पांडे है तो शिवम पांडे लिखिए ना, अच्छा ही है ना, क्या राजाधिराज महाराज लगाते। तो टाइटल्स मतलब आप नहीं यूज कर सकते, बस 2-3 ग्राउंड पे यूज कर सकते हैं, एकेडमिक्स ग्राउंड पे, मिलिट्री ग्राउंड पे। नो सिटीजन इंडियन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से भी आप टाइटल ले नहीं सकते हो, अगर लेते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि देश के नेताओं को या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अलग अलग कंट्रीज में कुछ टाइटल से नवाजा जाता है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेती है, उसके बाद आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसका भी नाम में यूज करना नहीं होता। No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit trust under the state, except without the consent of president। मतलब प्रेसिडेंट का लेना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि 17 किसके बारे में बात करता है, अनटचबिलिटी, सबसे ज्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिखेगा। अरे रे रे मैं तो भूल गया, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, सीधे पूछा गया है, अनटचबिलिटी किसके बारे में है। और 18 को भी आप एक क्रॉस की जगह स्टार बना लें, ऐसे दो उल्टा ट्रायंगल बना लेंगे, आपका स्टार बन जाएगा। मतलब आर्टिकल 18 भी कई बार पूछा गया है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में आप एजुकेशन के ग्राउंड पे टाइटल्स लगा सकते हैं, भाई डॉक्टर की डिग्री ली है, प्रोफेसर बने हो, लगा, इतना तो गवर्नमेंट भी कहती है कि ताकि पता चले, उसमें कोई दिक्कत। आते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20। भाई ये क्या है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे विचार तो वही हैं जो होते हैं, तो समझिए। आर्टिकल 19 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 19 अपने आप में इतना वाइड है ना, आपको इतने तरह की राइट्स और फ्रीडम प्रोवाइड करता है ना। अगर आर्टिकल 19 को मतलब बैकबोन कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में इतना वाइड है, आपको कम से कम 6 तरह के ग्राउंड पे आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये एक आम नागरिक के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक लाइन पढ़ने से समझ में आएगा। जैसे ऑल सिटीजन शुड हैव दिस राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब जो मन में आता है बोलते रहते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ ठेली चलाने वाला आकाश में उड़ने वाले प्राइम मिनिस्टर को भी जो चाहता है वो बोल देता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, लेकिन लिमिटेशन में, मतलब किसी की डिग्निटी को आप हर्ट नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। इसी में आती है मीडिया, जो मीडिया है, मीडिया को भी इसी में इंक्लूड किया गया। तो कई बार सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो आप केवल आर्टिकल 19 नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है 19A, 19 क, इस तरह से लिखा जाता है। ये याद रखिएगा कि यही पे स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, अब सीधी बात है, स्पीच दे रहे हो, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बात पहुंचानी चाहेंगे। तो जो संविधान लिखते थे उनका दिमाग कितना अच्छा रहा होगा कि उन्होंने किस तरह से अरेंज किया है। तो कहते कि कोई बात नहीं, आप सभा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें आर्म्स का यूज नहीं होना चाहिए कि भाई कट्टा बंदूक लेके आ गए, तो फिर उसे नहीं माना जाता पीसफुल। आप लोगों को असेंबल करके अपनी बातों को बता सकते हैं। और जब आप लोगों को असेंबल कर रहे हैं तो लोग क्या है, आपकी बात से प्रभावित होते हैं। और जब आपकी बात से प्रभावित होते हैं
तो आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, एक संगठन बना लीजिए। लेकिन कितने अच्छे से उसको लैंग्वेज लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया। इसके अलावा टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बस नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के। भाई अब आप कहोगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना है, अरे मार के ना छतरी बना देगी इंडियन आर्मी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, आर्टिकल जानिए, उसके लिमिटेशंस भी जानना है, हर जगह नहीं कूदना। अरे हवाएं हैं, पढ़ो तुम जाके, शिवम सर की क्लास में सर बताए थे 19D। अरे हम 19D में ये भी बताए थे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मैटर में टांग मत अड़ाना, नहीं तो हम बचाने नहीं आएंगे, आपको पढ़ा के निकल जाएंगे, तुम कूदे जाओगे। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप किसी भी इंडियन पार्ट या टेरिटरी में जाके रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्टेट में परमानेंट आप नहीं बन सकते। जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाती थी, अभी का करंट इनका नहीं पता, जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती थी तो वहां पे कोई बाहर से जाके जमीन नहीं ले सकता था, वहां का रेसिडेंस नहीं बन सकता था। हिमाचल प्रदेश का भी कुछ ऐसा है, कुछ ट्राइब एरिया का या पहाड़ी एरियाज में ये रूल है, बाहर के लोग वहां के परमानेंट मेंबर्स नहीं बन सकते, आप किराए पे रह सकते हो, वहां का नागरिक बन पाना मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरह से ट्राइब्स के भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप परमानेंट रेसिडेंस नहीं बन सकते, कुछ है रूल रेगुलेशन ऐसे। तो चीज में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हाँ ऐसा नहीं कि जो लिख दिया वही है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जी हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई नहीं रोकता। एमबीए किए हो, चाय बेचो, कौड़ा बेचो, कोई नहीं बोलेगा कि तुमने मैनेजमेंट किया, बिजनेस संभालना। आया इंजीनियर की इंजीनियरिंग है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनो। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, तो किसी कमाता जितना क्या कमाता है उससे ज्यादा कमाता है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन उस ऑप्शन पे नहीं जाना है आपको। सीयूटी का प्रिपरेशन करना, सीयूटी कीजिए तो कुछ नहीं होगा, तो अंदर का टैलेंट है वो करिएगा, ठीक है। हर एमबीए वाला चाय बेच के सक्सेस नहीं होता, आजकल उसकी भी लुटिया डुबी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं आप लोग, समझदार लग रहे हैं मुझे, ऐसा मानना है कि आजकल के बच्चे ना कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं, तो मुझे सही लगता है। चलिए आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 याद रखिएगा। अच्छा आर्टिकल नंबर 20 भी आर्टिकल नंबर 19 को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, सवाल ये, जो सवाल है उसका जवाब दे। प्रोटेक्शन इन द रिस्क ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अरे रे भाई, ये ना एक चीज पॉइंट याद रखना, देखो कि भाई अगर आप कोई गुनाह करते हैं, उसके कन्विक्शन के टर्म पे क्या क्या आपको राइट्स मिलते हैं, भाई ये जानिए। तो no person shall be convicted of any offense except for the violation of law in the force at the time of the commission। अच्छा ये जो लिखा है ना, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, तो चलिए आज की डेट में, आज की डेट में मैंने कोई क्राइम किया भाई, किसी या मैंने नहीं, मैं नहीं, चलो किसी ने किसी का मर्डर कर, अब मर्डर किस कंडीशन में किया ये सब कानूनी पेच है, और जिस तरह का मर्डर किया उसके हिसाब से उसको सजा मान लो 20 साल की मिलती है, 20 ईयर उसको जेल जाना है मान लो, तो ये आज का कानून है, ठीक है। लेकिन अब ये मैटर कोर्ट में चल रहा है और इसने आज की डेट में किया है, मान लीजिए 20 साल की सजा नहीं, मान लीजिए कि इसको छोड़ ही दीजिए ऐसे, मान लीजिए कि उसने मर्डर किया है आज की डेट में, ठीक है, आज रजिस्टर्ड हो गया केस, तो जो आज का कानून है उसके हिसाब, और केस चला मान लो 5 से 7 साल, और उस टाइम थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया कि भाई इस तरह के मर्डर में अब जो आपको सजा होगी वो 28 साल की होगी, और पहले कितनी मिलती थी, जिस डेट में उसने क्राइम किया उसको 20 साल की, तो उसको सजा 20 की मिलेगी, 28 की नहीं, जिस डेट पे क्राइम किया उस डेट पे उस टाइम पे जो लॉ था उसको सजा उसी के हिसाब से मिलेगी। जैसे निर्भया केस की बात की जाए तो उसमें वो नाबालिग था बच्चा, 17-18 साल का था, ऐसा था कुछ, तो उसको नाबालिग का सजा दिया गया, तो उसके बाद शायद रूल आया कि नाबालिग अब 16 साल पे भी बालिग माना जाएगा, लेकिन उसको आर्टिकल 20 का पहला पैराग्राफ कहता है उस बच्चे को आप नए लॉ के अकॉर्डिंग सजा नहीं दे सकते, वो तो जिस टाइम पे क्राइम किया लॉ ये, समझ रहे हैं आप, समझ में आ गया, क्राइम जिस टाइम पे किया गया, ठीक है, क्राइम की सजा उस समय के लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी, उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, ये याद रखिए, कानून
के हिसाब से दी जाएगी। उस टाइम जो भी कानून था उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ये कब होता, ये सारा आर्टिकल 20 किसके बारे में है, जब आप कोई क्राइम कमिट करते हैं उसके बाद की। ठीक है। दूसरा भाई यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम। मतलब वही बात हो गई कि आप चाहे उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं या सजा दे रहे हैं, दोनों केस में उस टाइम के लॉ में जो लिखा है वही देंगे। दूसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक गुनाह की एक सजा, एक बार एक गुनाह की एक सजा। कि भाई अगर उसने एक क्राइम किया है, कोई भी क्राइम किया और उसको एक बार आपने सजा दे दी, तो ऐसा नहीं है कि बाद में फिर 5 साल बाद मन किया तो उसको पकड़ के ला, हे चलो इधर आओ, अरे तुमको याद नहीं है तुमने 10 साल पहले कुछ कांड किया था, हाँ तो सजा तो काटते हैं। अरे नहीं यार, चलो फिर से आओ, मजा नहीं आ रहा, जेल में मन नहीं लग रहा हमारा। तो ऐसा नहीं है, एक बार गुनाह किया एक ही बार सजा मिलेगी। सही बात है ना। लेकिन घर पे क्या होता है, तुमने कुछ गड़बड़ किया था, मम्मी ने उस टाइम तुम्हारी पिटाई की थी, तू मम्मी से बहस करने लगे, मम्मी से बहस करने लगे, मम्मी को कुछ क्लू नहीं मिला, पुन्ना वाला उठा ली, पुराना वाला, और लगी 2 4 थप्पड़ लगा दिया, क्यों तुमने उस टाइम ये किया था। घर पे ये रूल नहीं, समझ रहे। होता है आपके साथ, और किसी में भी होता है। कुछ लोग होते नहीं, पुरानी जब कुछ नहीं होता पुरानी वाली बात को लेकर लड़ जाते हैं, और हमको तो अरे यार वो बात खत्म हो गई थी ना। आप बात तो बात होती है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस shall be complete to written against himself। इसका मतलब समझिए, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ का मतलब कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, खुद के खिलाफ गवाही नहीं। इसका मतलब क्या, इसको थोड़ा मैं और अच्छे शब्दों में समझाऊं, नहीं तो आप ना इसको गलत वे में ले लेंगे। जो लिखा है उससे थोड़ा ये अलग है। इसका मतलब समझ लीजिए ना, कि जो पुलिस कस्टडी में जब कोई पर्सन होता है, पुलिस कस्टडी, आपको पता है ना इंडिया की पुलिस नेताओं और अभिनेताओं के जो प्रेशर में होती हैं, आपको इतना पीटेंगी, इतना पीटेंगी। भाई देखिए, पुलिस कस्टडी से बढ़िया, पुलिस रिमांड से बढ़िया जुडिशियल कस्टडी होता है। जुडिशियल कस्टडी में जेल में जाते हैं, पुलिस कस्टडी में थाने में। थाने में पुलिस इतना कूटती है ना, बेरस सिल्ली पे लेटा लेटा के सब सुझा देगी, और आपसे जबरदस्ती करवाएगी कि तू बोल, तुमने ही किया। इसीलिए कोर्ट ने को पता है कि पुलिस कैसी हमारे यहाँ। कोर्ट ने कहा पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होगा। वो कोर्ट में आके बदल गया। आपने दृश्यम 2 देखी ना, वहां जब उसकी बेटी को, अजय देवगन की बेटी को पीटने लगता है, तो क्या कहता, अच्छा अच्छा ठीक है यही मैंने क्राइम किया, पूरा एडमिट करता है। और जैसे ही कोर्ट रूम में बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बदल गया। क्या कर लोगे, क्योंकि भाई आर्टिकल 20 का थर्ड स्टेटमेंट तो यही है कि पुलिस कस्टडी में भाई किसी कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ उसका गवाह बना दो कि चल कबूल कर, ना कबूल कर मैं देख ले, तो बड़ा मुश्किल है। पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान मायने नहीं रखता, आप कोर्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, पुलिस लिखवा ले रिटन स्टेटमेंट, वो सारे मायने नहीं रखते। आई थिंक आपको आर्टिकल नंबर 20 समझ में आ गया। मजेदार आर्टिकल है ना, अरे लाइक है ही मजेदार, लेकिन जिंदगी ध्यान से जीजिए, शांति से। आर्टिकल 20 का यूज ही ना करना, पर जिंदगी है कभी भी यूज आ। ठीक है, चलिए आर्टिकल 21 और 21A, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों का जो रहता है कि 7 फंडामेंटल राइट है, उसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 2 राइट और पढ़ेंगे बाकी बाद में। तो हम कहेंगे आर्टिकल 21 की बात की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए ये एक अलग है, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी की बात हो जाती है प्राइवेसी, कि आपको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में तो आप इन्वायरमेंट को भी कह सकते हो, इन्वायरमेंट की भी बात हम कर सकते हैं कि भाई पर्यावरण आता है हमारा, क्या हो पर्यावरण वगैरह। अरे भाई कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी खूब निकाल के धुआं दे रही है। अब धुआं दे रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फैला रही है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड फैला रही है तो क्या होगी, वो आपकी ब्रीदिंग इशू का करेगा ना। तो इससे तो आपके प्राण को दिक्कत है ना, हमारी जान जा सकती है, हमारे प्राणों पे संकट आ गया सर, प्राण पे संकट है। तो एक तरह का क्या हो गया ये भाई, लाइफ की बात हो गई। और प्राइवेसी में
भाई अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर अपने दोस्त से बात करूंगी, बात करने का तरीका अलग होगा ना। प्राइवेसी, इसी भी मैटर करती है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। भाई अगर लॉ में जो मेंशन किया गया है उसके थ्रू आपकी प्राइवेसी, तो कभी कोई भाई जांच का नोटिस आ गया तो जांच करना है, ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में बात करनी है, ओके। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में ये भी याद रखिए कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में भाई सरकार कहती है कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मिली है तो इसको जीना है, तो लाइफ को बचा के रखो। लाइफ को प्रोटेक्शन देना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके अलावा इसी में आता है आत्महत्या, अगर मैं सही हूं उसे आप सुसाइड कहते हैं। तो देखिए भाई सुसाइड करना भी गलत है, गवर्नमेंट के तुम भी अपनी जान नहीं ले सकता है। पंखे से लटक रहे हो, वैसे लटकना मत। अगर कोई लटक रहा, तुम्हारा कोई दोस्त है, तो कहना देखो लटक रहे हो तो लटक लेना और लटक के निकल लेना बढ़िया से, जो कहीं बच गए ना पुलिस कूटे, तो तुम अपने ही फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करोगे, ले जाएंगे वहीं कूटे। कहाँ है, मर रहे थे अच्छे खासे तो हो। समझ रहे, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या है? अब देखिए लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों इसको यही ऐड किया गया, सवाल ये है, सवाल ये है इसको यही क्यों ऐड किया गया, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, क्यों कहीं और नहीं ऐड किया गया? भाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब अगर आप एजुकेटेड हैं तो भी आपकी लाइफ बेहतर बनती है। ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन आपको एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, आप इस बात से सहमत हैं? सहमत होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया सेक्शन ए, आर्टिकल 21A जो है ये जोड़ दिया गया राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शेल प्रोवाइड, मतलब कि 14 ईयर तक के बच्चे को, मतलब क्लास 8 तक के बच्चों को, आप जो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या है, फीस नहीं लगता है, फ्री एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइंड। भाई राइट टू एजुकेशन दिया गया और ये बहुत ही अच्छा राइट है। इसके बाद से ना एजुकेशन की सिचुएशन इंडिया में काफी इंप्रूव हुई है। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसको लिख नहीं सकते, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स। ओके, तो आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। और आज का लास्ट, ओके, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। भाई अगर आप अरेस्ट हो गए, भाई पुलिस को लगा कि नहीं भाई तुमको अरेस्ट करना है, कर लें। अब जब अरेस्ट होगा उस केस में आप क्या राइट्स होते हैं, याद रखिएगा ये बहुत जरूरी होते हैं इसको। तो देखिए आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। पहला, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिस। पहले तो आप किसी को भी उठा के कस्टडी में रखना है तो उसका रीजन बताइए। कई बार ऐसा होता है कि भाई रीजन नहीं बताना होता है, ऐसे केस आ जाते हैं, ऐसे मामले आ जाते हैं, तो उसको लीगल कस्टडी तो आपको प्रोवाइड करनी है। तो आप क्या कहेंगे, उसको लीगल कस्टडी प्रोवाइड कीजिए, वो अपने वकील से बात कर सके। हालांकि पुलिस कई मामलों में मनमानी करती है और आपके मोबाइल वगैरह को जब्त कर लेती है, हालांकि ये सब गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें करती रहती हैं। आपका मोबाइल ले लेंगी, थोड़ा देर आपको परेशान करेंगे, 24 घंटे अपने पास रख लेंगे, ये सारा काम वो करते कहते सस्पेंसिव एक्टिविटी कर रहा था, उठा के लेते हैं। तो इस तरह से पुलिस पे हैरान करती है क्योंकि उनको भी कानून के लूप होल्स पता है, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड। अब ये कहा जाता है कि जिस टाइम पे आपने अरेस्ट किया, जिस टाइम पे आपने अरेस्ट किया उस टाइम से 24 आवर के भीतर, अंडर 24 आवर उस पर्सन को आपको सबमिट करना है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। किसके पास, नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास आप क्या करें, उसको सबमिट, आप उसको ले जाइए और अब वो डिसाइड करेगा कि ये कस्टडी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। ओके, 24 घंटे के अंदर। तो पुलिस वाले बड़े चालू होते हैं, उठाएंगे आपको सैटरडे, सैटरडे को उठा लेंगे और 24 घंटे में भाई आ गया संडे, संडे होती है कोर्ट बंद। अब जब कोर्ट बंद है, संडे भी इनके पास 2 दिन हो गया,
चलो मंडे को सुबह बात करें, मंडे लेके आना इसकी जमानत के कागज, तब तक ये हमारा है, इसकी खातिरदारी हम करेंगे अपने हिस्सा। समझ रहे हैं? समझ। तो ये है आर्टिकल नंबर 22। ये मतलब ये जब किसी पर्सन को रिटेन किया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, उस टाइम की बात है कि उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में ही इतना ही। अभी इसमें काफी कुछ है जो हमें आई थिंक पढ़ना है। जो आर्टिकल्स बाकी हैं, जैसे कि अभी 22 तक पढ़ा है, तो इसको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 23 से, और इसको लेके जाएंगे हम 32 तक। तो वो सारा काम हम उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं, पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। ये काफी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे पढ़ते रहिए, जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए इसके साथ। हम कुछ अच्छा करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।